कि अगर परमानेंट स्टाफ के लिए उनके सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, खजाने खुले हुए हैं, उनको 27,000 रुपया एक बच्चे के लिए एजुकेशन का हर साल मिलता है, एलटीसी उनको मिलती है, डीए टाइम टू टाइम उनको मिल रहा है, 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया सैलरी जो है वो उनको दी जाती है, जबकि उनको हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उनको एक्स ग्रेशिया पे मिलती है जो फील्ड स्टाफ है, लेकिन छुट्टी भी उनको मिलती है, मेडिकल अलाउंसेस उनको मिलते हैं। भगवान ना करे अगर किसी की कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसा वैसा, मेडिकल उनको मिल जाता है। लेकिन डेली वेजर का 346 रुपये साल में काटने के बावजूद हमारे बहुत सारे डेली वेजर साथी एक्सपायर हो गए, लेकिन किसी को वही बेनिफिट सरकार की तरफ से जो उनका इंश्योरेंस काटा था नहीं दिया गया। पैसे कहाँ गए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस डिपार्टमेंट के ऊपर और इस सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो इंश्योरेंस का पैसा गया कि उसमें एक्सीडेंट होता क्या है। अगर किसी को करंट लगने से डेथ हो जाती है उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते, अगर काम करते किसी को ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक हो जाता है उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। रजौरी के अंदर हमारे साथी जो है पाइपें ठीक करते हुए पहाड़ी से लैंडस्लाइडिंग हुई, नीचे गिर गए, वो डेथ हो गई, उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। हमारे तालाब तिल्लों में हमारे साथी को सांप ने डस लिया ऑन ड्यूटी, उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। फिर ये एक्सीडेंट मानते किस? 4% जो डीए बढ़ाया गया है वो परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए महंगाई है, महंगाई भत्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए महंगाई नहीं है सरकार की तरफ कि उनको गाड़ी सरकारी मिली हुई है, राशन उनको सरकारी मिल जाता है, नौकर उनको मिले हुए हैं, पेट्रोल उनको सरकारी मिल जाएगा, बिजली का उन्होंने बिल नहीं देना, पानी का उन्होंने बिल नहीं देना, उनको खर्चा कोई नहीं करना है, सब कुछ सरकारी इस्तेमाल करना है। लेकिन सैलरी उनको हर महीने उनकी बढ़नी चाहिए, हर 6 महीने के बाद उनको महंगाई भत्ता भी चाहिए। लेकिन जिन गरीब लोगों ने ये डिपार्टमेंट चलाने हैं, जिनको अपने बच्चों के पढ़ाने के रोजी रोटी के लिए जिन लोगों ने अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिया है, उस तरफ से बिल्कुल इन लोगों ने आंखें मूंद रखी हैं। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। मैम, मुझे नहीं लगता कि डेली वेजर की आज जो पोजीशन है, इतना दुख दर्द सहने के बाद 317 दिन आंदोलन चलते हो गया, गर्मी 45 डिग्री में हमने प्रदर्शन किया, डंडे भी खाए, लाठियाँ भी खाई, पुलिस ने अरेस्ट भी किया, इतना जुल्म सहने के बाद कोई डेली वेजर बीजेपी को वोट करेगा या उसका परिवार डेली वेजर का कोई वोट करेगा बीजेपी को, ये नामुमकिन सी बात है। ये इनको आज ही अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। पीएचई विभाग की जब रीढ़ की हड्डी की बात की जाती है तो डेली वेजर्स का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि परमानेंट जो मुलाजिम है वो यही कहते हैं कि डेली वेजर्स के बिना हम कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जम्मू कश्मीर के प्रशासन को कि जहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज़ का डीए बढ़ाया जाता है, जो रिटायर्ड है उनका भी डीए जो है 4% जो है बढ़ाया जाता है, बेसिक सैलरी के हिसाब से जो है उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये वो डेली वेजर्स है जिनके लिए लगातार आप कहते हैं कि देखिए आप ही का योगदान है कि पीएचई विभाग अच्छा काम कर रहा है, इनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों? 4% तो छोड़िए, 0% भी बढ़ोतरी जो है नहीं हुई है। और बड़ी बात है कि डीए का तो नामो निशान ही नहीं है। रवि जी मेरे साथ है। रवि जी, 4% की बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए और परमानेंट वंस के लिए कैसे देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 4% की आपने जिक्र किया, अगर मैं पिछले दिनों ही एक बात सुन रहा था, हमारे चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के जो हैं श्री अरुण कुमार मेहता जी, तो वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे, एलजी साहब भी वहीं पे बैठे हुए थे, वो कानूनों का जिक्र कर रहे थे, संविधान का जिक्र कर रहे थे कि SRO 520 जो है संविधानिक तौर पे गलत है, तो SRO 64 भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और आप जम्मू कश्मीर में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं? आपने 4% डीए का जिक्र किया, आप पूरे देश के अंदर चले जाइए, डेली वेजर हो, कैजुअल लेबर हो, नीड बेस हो या प्राइवेट सेक्टर हो, सब जगह VDA लागू है, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। लेकिन जम्मू कश्मीर पहला राज्य ऐसा है, पहली यूटी ऐसी है जिसके अंदर आज भी VDA जो है वो लागू नहीं है। सबसे पहला काम ये जम्मू कश्मीर के जो ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर कोई कर रहा है तो यही लोग कर रहे हैं। आज अगर रिटायर आदमी को डीए दिया जाता है, परमानेंट एम्प्लॉयज़ को डीए दिया जाता है, डेली वेजर भी सेम वर्क कर रहा है और उनसे ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ की अगर बात करें, परमानेंट स्टाफ की एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूटी होती है, 8 घंटे या 6 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है। लेकिन डेली वेजर जो है उसके लिए कोई रूल नहीं है, वो अगर 12 घंटे काम करे
14 घंटे भी करे 18 घंटे भी करे, उसके लिए कोई टाइम टेबल लिमिट नहीं है, ना उसको वीकली ऑफ है। जबकि हमारा हिंदुस्तान का लेबर लॉज कहते हैं कि 6 दिन की कंटिन्यू सर्विस के बाद 7वें दिन पेड वीकली ऑफ जो है वो कैजुअल लेबर डेली वेजर को मिलनी चाहिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करते हैं तो। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानून लागू नहीं है। और 4% DA की बात की, अगर अभी आपने देखा पिछले दिनों डेली वेजर का जो वेजेस इन्हांस की गई, हिस्ट्री में पहली बार हुआ जम्मू कश्मीर की कि 5 साल के बाद जो है मिनिमम वेजेस रिवाइज हुआ। और होना तो ये चाहिए था मिनिमम वेजेस एज़ पर दिल्ली यूटी यहाँ पे लागू होना चाहिए था, क्योंकि अगर यूटी बनी हमारे साथ लगती, ले हमारी स्टेट हुआ करती थी, एक ही स्टेट थी, उसको अलग यूटी बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया। ले वालों ने मिनिमम वेजेस रिवाइज़ किया, उन्होंने 14,500 अनस्किल्ड वर्कर का कर दिया। और हमारे LG मनोज सिन्हा जी, जिनको विकास पुरुष का तमगा हासिल हुआ है, तो उन्होंने 311 रुपये रेट बढ़ा दिया, जैसे कि उनके खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ जो है वो डेली वेजर से पड़ने वाला था। लेकिन साथ ही अगर परमानेंट स्टाफ के लिए उनके सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, खजाने खुले हुए हैं, उनको 27,000 रुपया एक बच्चे के लिए एजुकेशन का हर साल मिलता है, LTC उनको मिलती है, DA टाइम टू टाइम उनको मिल रहा है, 2.5 दिन का एक्स ग्रेशिया सैलरी जो है वो उनको दी जाती है, जबकि उनको हफ्ते में छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको एक्स ग्रेशिया पे मिलती है जो फील्ड स्टाफ है, लेकिन छुट्टी भी उनको मिलती है, मेडिकल अलाउंसेस उनको मिलते हैं। भगवान ना करे अगर किसी की कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसा वैसा, मेडिकल उनको मिल जाता है। लेकिन डेली वेजर का 346 रुपये साल में काटने के बावजूद हमारे बहुत सारे डेली वेजर साथी एक्सपायर हो गए, लेकिन किसी को वही बेनिफिट सरकार की तरफ से जो उनका इंश्योरेंस काटा था नहीं दिया गया। पैसे कहाँ गए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस डिपार्टमेंट के ऊपर और इस सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो इंश्योरेंस का पैसा गया कहाँ? अगर लोगों को फ़ायदा देना ही नहीं था तो वो काटा क्यों? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर जम्मू के रहे हैं, जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कि इसमें स्कैंडल है, तो ये साबित होता है वाकई इसमें स्कैंडल है। क्योंकि आज तक पैसे तो हमारे काटे गए, लेकिन हमें बेनिफिट किसी भी वर्कर को नहीं मिला। और जब हम चीफ इंजीनियर साहब से या किसी से बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक्सीडेंटल है, और मुझे ये समझ नहीं आई कि उसमें एक्सीडेंट होता क्या है। अगर किसी को करंट लगने से डेथ हो जाती है उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते, अगर काम करते किसी को ऑन ड्यूटी हार्ट अटैक हो जाता है उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। रजौरी के अंदर हमारे साथी जो है पाइपें ठीक करते हुए पहाड़ी से लैंडस्लाइडिंग हुई, नीचे गिर गए, वो डेथ हो गई, उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। हमारे तालाब तिल्लों में हमारे साथी को सांप ने डस लिया ऑन ड्यूटी, उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। फिर ये एक्सीडेंट मानते किसको हैं? अगर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट की बात करें, हमारा साथी अखनूर से जम्मू प्रोटेस्ट पे आ रहा था, बस वाले ने उसको हिट कर दिया, उसकी डेथ हो गई, उसको ये एक्सीडेंट नहीं मानते। तो ये साफ जाहिर होता है जो सत्यपाल मलिक जी ने एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ये सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। और हम करें, आज अगर धरने की बात करें, आज 317 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से कह रहे हैं, सरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताती है, संविधान बताती है, सरकार बताए कि सरकार कौन से संविधान के साथ चल रही है और किस देश का कानून मान रही है। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का फैसला है 2001 में दिया हुआ कि जो लोग 6 नवंबर 2001 से पहले अपॉइंटेड हुए हैं वो SRO 64 के अंडर एलिजिबल हैं रेगुलाइजेशन के लिए। उसके बाद SRO 239F 2005 में निकाला गया, जिसमें 5 डिपार्टमेंट को परमिशन दी गई, PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, PDD, एग्रीकल्चर और मेडिकल, कि ये लोग जो हैं डेली वेजर कैजुअल लेबर लगा सकते हैं। उसके तहत ITI वर्कर PH डिपार्टमेंट के अंदर लगे। उसके बाद 2018 में नरेंद्र खजूरिया वर्सेस स्टेट का एक केस लगा है, जिसमें 2018 में जजमेंट आई है डिवीज़न बेंच की कि ये लोग जो भी लगे हुए हैं 2001 से पहले जो लोग हैं वो SRO 64 में कवर होते हैं, उसके बाद जो लोग लगे हैं वो 520 में कवर होते हैं, उसको ये लोग नहीं मानते। खुद होम मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर निकला हुआ 2020 में
कि अगर कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, डेली वेजर कोई लगाना है 1 साल या 2 साल तक आप उसको डेली वेजर लगा सकते हो। फ़िलहाल जो परमानेंट नेचर का जॉब है उस पे आप डेली वेजर लगा ही नहीं सकते। अगर लगाते हो 1 साल या 2 साल के बाद आपको उसको परमानेंट करना पड़ेगा। इतना लंबा पीरियड किसी को आप डेली वेजर नहीं लगा सकते। हो गया आप लोगों को एक डेली वेजर के रूप में काम करते? मैम मुझे खुद 26 साल हो गए और हमारे बहुत सारे साथी जो 94 के लगे हुए हैं उनको आज आप अंदाज़ा लगा लीजिए 30 साल, 29 साल, 30 साल सर्विस उनकी हो गई और बहुत सारे रिटायर होके चले गए और बहुत सारे रिटायरमेंट की एज के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। लेकिन आज भी डेली वेजर, कैजुअल लेबर, फिर सरकार कहती है कि हम लोकतांत्रिक के तरीके से देश चला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र की हत्या कोई हो रही है इस केंद्र सरकार की मौजूदगी में हो रही है। 17 महीने का पेंडिंग वेजेस जो 2015 के बाद शुरू हुआ है, 2015 मई से लेकर 2022 मार्च तक 17 महीने का वेजेस पेंडिंग है, जो कि लेबर लॉस कहता है कि हर महीने की 7 तारीख को वेजेस मिलनी चाहिए, वरना अगर 7 तारीख तक वेजेस नहीं मिलती प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों जो हैं क्रिमिनल ऑफेंस उन पे बनता है। लेकिन किसके ऊपर केस करें? कौन आज कोर्ट को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे, लेबर लॉज को नहीं मान रहे, और फिर ये कहना कि ये इलीगल हुआ, पिछली सरकारों ने गलत किया, नई सरकारों ने गलत किया। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर कोई गलत कर रहा है तो आज का एलजी प्रशासन जो मौजूदा प्रशासन है और केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार है, सबसे ज़्यादा लोगों के साथ अगर कोई जालिम की तरह बर्ताव कर रहा तो ये सरकार कर रही है। निर्णय लिए जाते हैं उन फैसलों से तो ये सिद्ध होता है कि 4% जो डीए बढ़ाया गया है वो परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए महंगाई है, महंगाई भत्ता भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए महंगाई नहीं है सरकार की नज़र। मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायद मोदी जी की नज़र उस पर नहीं पड़ती, और सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले वो अपना फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं और वो अपने बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें लागू करते हैं। उनको अपनी जेब भरने से मतलब है, अपने परिवारों से मतलब है। हालांकि उनको गाड़ी सरकारी मिली हुई है, राशन उनको सरकारी मिल जाता है, नौकर उनको मिले हुए हैं, पेट्रोल उनको सरकारी मिल जाएगा, बिजली का उन्होंने बिल नहीं देना, पानी का उन्होंने बिल नहीं देना, उनको खर्चा कोई नहीं करना है, सब कुछ सरकारी इस्तेमाल करना है। लेकिन सैलरी उनको हर महीने उनकी बढ़नी चाहिए, हर 6 महीने के बाद उनको महंगाई भत्ता भी चाहिए। लेकिन जिन गरीब लोगों ने ये डिपार्टमेंट चलाने हैं, जिनको अपने बच्चों के पढ़ाने के रोजी रोटी के लिए जिन लोगों ने अपनी जवानी का गोल्डन पीरियड इस डिपार्टमेंट को दिया है, उस तरफ से बिल्कुल इन लोगों ने आंखें मूंद रखी हैं। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है और ये इल्ज़ाम आज मौजूदा जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में माहिर है। कांग्रेस ने ऐसे किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसे किया, पीडीपी ने ऐसे किया, उन्होंने जुल्म किया। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये लोग कर रहे हैं, ये जो आज डेली वेजर की अनदेखी कर रहे हैं या आम जनता की। आप देखो रिजर्व कैटेगरी के लोग धरने पे बैठे थे, 300 दिन धरना करने के बाद खाली हाथ चले गए। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ बैठे थे, 310 दिन धरना किया, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये पहली बार हमारे जम्मू में हो रहा है कि 300 दिन धरने चल रहे हैं और सुनवाई किसी की नहीं हो रही। और पहले होता था, पहले सरकारें जो पॉलिटिकल लोग होते थे वो लोगों के जनता के बीच में जाते थे, अगर किसी को 100 रुपये की कोई डिमांड कर रहा है 10-20 जरूर देते थे, उनका धरना प्रदर्शन ख़त्म करवाते थे, उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी, जिनको विकास पुरुष का नाम दिया गया है पूरे भारत के अंदर, 2-2 बार हमारे साथ वादा करते हैं और खुद किया हुआ वादा पूरा नहीं करते। फिर एक मीडिया कनक्लेव के अंदर कहते हैं कि डेली वेजर ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांगे जायज़ हैं, खुद कहते हैं मांगे जायज़ हैं। लेकिन आज लगभग 10 सितंबर की ये बात है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की। और उल्टा आज हमारे सेक्रेटरीट के अंदर चले जाओ या राजभवन के अंदर चले जाओ, जम्मू की बात रखने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन और कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री की मन की बात है, उस कार्यक्रम को सफल बनाइए, उसके लिए भी दमखम से प्रचार हो रहा है जम्मू कश्मीर में। मैम प्रचार ही करना, झूठा प्रचार करना है, जितना मर्जी कर लो। मज़ा तो तब होता कि मोदी जी, अभी इनके 100 एपिसोड पूरे हुए, मैंने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए थे। कम से कम एक होर्डिंग ऐसा लगा देते कि एक बार पीएम जो है वो जनता की मन की बात सुनते, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात थोपते हैं, सुनाते नहीं हैं, वो अपनी बात थोपते हैं। वो डिक्टेटर की तरह
एज ए डिक्टेटर वो सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं, लेकिन भाजपा सुनते के किसी प्रदेश अध्यक्ष, जब मैंने रविंद्र रैना से पूछा कि डेली वेजेस की मन की बात कब करेंगे प्रधानमंत्री, आप ही कर लीजिए, वो कहते हैं कि जल्द फैसला हो जाएगा और हम ही करेंगे जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। यानी अब भी हल्के में ही ले रहे हैं आप लोग। मैम, ना तो नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, ना ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, डेली वेजर का मुद्दा जरूर हल होगा। ये सरकार नहीं करेगी, दूसरी सरकार करेगी, ये गारंटी है कि डेली वेजर का मुद्दा हल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार शायद, वो क्रेडिट शायद किसी और को जाएगा। इनके पास मौका था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मौका संभालना नहीं चाहते। इनको शायद पता नहीं किस बात की ईगो है। ये पिछली गलतियों से सबक नहीं लेते। अभी कल ही शिमला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिज़ल्ट आया है, वहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ी। और हिमाचल में अभी एमएलए की इलेक्शन भी हुई थी, वहाँ भी इनको हार का सामना करना पड़ा। और जिन 2 स्टेटों का ये ढोल बजा बजा के प्रचार करते हैं कि वहाँ हमने सत्ता रिपीट की, वहाँ पे एक जगह इनका 6% वोट परसेंटेज कम हुआ, दूसरी जगह 5% वोट परसेंटेज कम हुआ। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो मोदी जी का चेहरा जो बहुत बड़ी उम्मीद लोगों ने लगाई हुई थी, वो आज जम्मू के अंदर, तो खास करके जम्मू के अंदर तो वो छवि नहीं बची है। हाँ, अगर ये लोगों के हित में कोई फैसले लें तो शायद आने वाले समय में थोड़ा बहुत अपनी साख बचा सकते हैं। यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार में कोल्यूशन में भी आ पाएंगे। डेली वेजर 60,000 है और 60,000 परिवारों का जब वोट बैंक की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कोई तख्ता पलट करेंगे। मैम, मुझे नहीं लगता कि डेली वेजर की आज जो पोजीशन है, इतना दुख दर्द सहने के बाद 317 दिन आंदोलन चलते हो गया, गर्मी 45 डिग्री में हमने प्रदर्शन किया, डंडे भी खाए, लाठियाँ भी खाई, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। इतना जुल्म सहने के बाद कोई डेली वेजर बीजेपी को वोट करेगा या उसका परिवार डेली वेजर का कोई वोट करेगा बीजेपी को, ये नामुमकिन सी बात है। ये इनको आज ही अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। मौका ज़रूर है इनके पास। मैं तो ये कहूँगा, ये इनके, मैं सुनता रहता हूँ बड़े लीडर इनके कहते हैं कि इसको पॉलिटिकल मुद्दे के साथ, पॉलिटिक्स के साथ इसको मत जोड़िए। तो पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी ने जोड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा है, क्योंकि 2014 से पहले इन्हीं लोगों ने प्रचार कर करके हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे, तब भी इन्होंने पॉलिटिकल इशू बनाया। और जब सरकार आ गई उसके बाद इन्होंने SRO 520 लाया, जिसमें हमने ऑब्जेक्शन किए कि इसमें अमेंडमेंट चाहिए। जब तक सरकार रही इन्होंने 578 लोगों को परमानेंट किया। वो लोग सैलरी ले रहे हैं 22-22, 25-25 हज़ार। लेकिन जैसे ही सरकार इनकी टूटी, सरकार टूटने के बाद SRO 520 को भी ब्लॉक कर दिया गया, जो कि साफ दर्शाता है कि इन्हीं लोगों की कारस्तानी की वजह से उसको रोका हुआ है। हम चाहते थे कि उसको अमेंडमेंट करके लागू किया जाए, लेकिन इन्होंने रोक दिया, जिससे ये साबित होता है, जैसे इन्होंने 2019-20 के DDC इलेक्शन में जब इलेक्शन अनाउंस हुई तो हमारा धरना चल रहा था। इनको लगा, जब हमने यहाँ से अनाउंस किया कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा, इन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा, इन्होंने हमारी LG साहब से बात भी करवाई। LG साहब ने एश्योर किया कि आप मेरे दरवाजे पे आए हो, मायूस होकर मत जाना, जैसे DDC इलेक्शन ख़त्म होगी आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमने सोचा कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चेयर आज कमिटमेंट कर रही है, अब तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि LG साहब भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उन्होंने भी इनके बहकावे में आकर के हमारे साथ धोखा किया, जो अब दूसरी बार नहीं हो पाएगा। अब ये चाहे मैनिफेस्टो में रखें, चाहे जो मर्जी करें, अगर रेगुलाइजेशन पहले होगी तभी इनको वोट मिल सकता है, अदरवाइज़ इनका विरोध होगा, डटकर विरोध होगा। और उसके बाद ना ये रहेंगे, ये जब अपोजिशन में आएंगे, ये खुद सड़कों पे हमारे साथ बैठेंगे, तब हमारा मसला जरूर हल होगा। सर, आगे की रणनीति क्या, क्योंकि 20 तारीख जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुक्रिया। रणनीति का जहाँ तक सवाल है, हमारी लड़ाई शुरू से जारी है और अंत तक, जब तक हमें विजय नहीं मिलती है हम इस लड़ाई को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। ये हमने पहले भी जितने धरने प्रदर्शन किए उसमें हम ये पूरा बता चुके हैं गवर्नमेंट को कि जहाँ तो हमारा फैसला वंस टाइम कर दो कि हमें रखना है तो हाँ, वन टाइम सेटलमेंट की अगर रखना है तो तरीके से रखो, अगर नहीं रखना है तो हमें निकाल दो। क्योंकि इनके ही अल्फाज हैं कि ये लोग बैकडोर एंट्रीज़ हैं, ये लोग पाप की घंटी हैं। मतलब ये अल्फाज उन लोगों के लिए कि जो लोग आपके घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, जम्मू की जनता की प्यास बुझा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं,
आप उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, ये हमें इस सरकार से इतनी उम्मीद नहीं थी। हमें इतना पता था कि ये सरकार जब सत्ता में आएगी तो शायद हमारा मसला हल होगा, क्योंकि पिछली सरकारों ने हमें धोखा दिया था। लेकिन मौजूदा आज इस सरकार की हालत ये है कि जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने जो हमारे साथ किया था, आज हम सोच रहे हैं कि उससे 100 गुना ज़्यादा हमारे साथ जो अत्याचार है वो यहाँ पे एलजी सरकार, जो यहाँ पे मौजूदा सरकार जो चला रहे हैं, वो हमारे पे अत्याचार कर रहे हैं। आज 5 साल से हमारी जो है सैलरी जो है वो 75 पे एक बार बढ़ाई गई और उसके बाद 11 रुपये एक बार बढ़ाएगी। मुझे बताइए, इस महंगाई के ज़माने में 5 साल पहले सिलेंडर का क्या रेट था और आज उसका रेट क्या है? 5 साल पहले यहाँ बिजली का क्या रेट था, आज स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। मुझे बताइए कि डेली वेजर जो है वो कहाँ से इतना किराया निकालेगा, कहाँ से वो सिलेंडर लेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? ये तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार है। और आने वाली जो, शायद मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में जो इस वक्त जो दिल्ली की सरकार के पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो वहाँ पे केजरीवाल है, ठीक है, उनका पॉलिटिकल मसला है कि 35 करोड़ का मकान बनाया, जो भी है उसमें सच्चाई क्या है, जहाँ झूठ क्या है वो हम नहीं जानते, हम उस मसले में नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनका यही है कि कल को यहाँ पे अगर इलेक्शन में अगर बीजेपी अगर हार भी जाती है, लेकिन ये लेफ्टिनेंट जो गवर्नर साहब हैं ये पूरा कमांड जम्मू कश्मीर के ऊपर रखेंगे। तो मुझे बताइए लोकतंत्र कहाँ गया? ये तो लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग अगर किसी सरकार को चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं कि हमारा भविष्य जो है, इन लोगों ये हमारी समस्या हल करेंगे। जब वो समस्या हल नहीं कर पाएंगे तो ये क्या एलजी सरकार, जिन्होंने हमारे साथ पिछला इतना अत्याचार किया, तो क्या कल को क्या हमें ये दोबारा ये हमारे साथ ये इंसाफ करेंगे? हमें इनके ऊपर कोई यकीन नहीं रहा ना। चाहे ये हमारे जो 25 MLA थे, कमेटियाँ बनी, सब कुछ हुआ, मुझे बताइए कि उसका क्या, ज़ीरो रिजल्ट। आज अगर कमेटी का कोई फैसला अगर इन्होंने वहाँ पे एलजी सरकार के आगे फाइल रखी है, रिपोर्ट पेश की है, तो क्या एलजी सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि जम्मू का 60,000 डेली वेजर, उनका जो मसला है, उनके बच्चे की जुबान पर है, बच्चे की जुबान पर है, मीडिया की जुबान पर है, तो क्या उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि ये 25 MLA ये भी डमी है, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। ये अगर जाते हैं ना, शायद इनको पहले तो 10 बार फ़ोन करने पड़ते हैं एलजी सरकार से मिलने के लिए कि हम आ रहे हैं, क्योंकि सरकार सेंटर में इनकी है, ये सोचते हैं शायद हमें, लेकिन इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो आने वाले टाइम में हम इनको बता देते हैं, हमारा जख्म जितना और गहरा होता जाएगा ना, तो उतना ज़्यादा हमारे अंदर जो ये इनके लिए जहर बनेगा। ये सोच रहे होंगे कि कल को इलेक्शन होगी तो हम इनका साथ देंगे, हम कतई हम नहीं, इनका बिल्कुल 1% भी हम इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमें इतना प्रताड़ित किया है कि हम मजबूर कर दिया। हम अब हमारा दिल इतना वो मजबूर हो गया कि हम अब इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है, अगर इन्होंने हमारे साथ बेइंसाफ़ी की है तो आने वाले टाइम में ऊपर वाले की जो लाठी होती है सरकारों से बड़ी होती है। ये सरकार चाहे भूल रही है, आज तक जितने भी यहाँ पे सत्ता में, जितने भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, जहाँ सत्ता में जो जितनी सरकारें रही, वो कभी उम्र भर के लिए नहीं रही। उनको एक दफ़ा जाना ही पड़ता है, और इंसान भी एक दफ़ा आता है, दूसरी उसको जाना पड़ता है, दूसरी दफ़ा नहीं आएगा। आज अगर ये हमारे साथ गलत करके जा रहे हैं, हमें वो याद आता है, जगमोहन जी यहाँ पे आए थे जम्मू में, उन्होंने जम्मू के यहाँ पे कुछ काम किए, आज तक उनको लोग याद करते हैं, ईमानदारी के साथ याद करते हैं। लेकिन आज अगर यहाँ पे हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो मनोज सिन्हा जी, जिनको कहते हैं कि विकास पुरुष, अगर वो जम्मू के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी इनको ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि इन लोगों ने जम्मू के लोगों को कितना तंग किया, जम्मू कश्मीर की सरकार को लोगों के कितना तंग किया। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इन्होंने टुकड़े करके लद्दाख को अगर अच्छा रेट दे सकते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर नहीं है? क्या अगर वहाँ का डेली वेजर अगर 400 कुछ रेट ले रहा है, तो यहाँ पे 300 क्यों है? इट मीन्स कि ये जम्मू के लोगों के साथ ये बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, साफ तौर पर रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक जो है आप वोट की सोचिएगा भी मत, क्योंकि 60,000 परिवार है और 60,000 परिवार अब इस तरह से मजबूर हो गए हैं कि एक कड़ा फैसला जो है आपके विरोध में लेना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन में। आप ये हमारे साथ बने रहे, देखते हुए जम्मू से।